हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम मैपिंग वर्क लाए हैं। आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड हो, ये मैपिंग वर्क 10th में जरूर पूछता है और इसका अमाउंट नंबर रहता है 5 नंबर। जब भी पूछेगा ना मैपिंग वर्क तो 5 नंबर जरूर पूछता है। तो आप पेन और पेपर साथ में लेकर बैठे और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएं उसको आप लिखते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे में अब बताते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, भारत किस जोन में पड़ता है, किस एरिया में पड़ता है। तो याद रखिएगा कि भारत नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। हमारा नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है भारत। और ईस्टर्न में हमारा कौन सा स्टेट पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश। ईस्टर्न में हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है और वेस्टर्न में हमारा गुजरात पड़ता है। तो याद रखिएगा ईस्ट में कौन सा स्टेट है, तो बोलिएगा अरुणाचल प्रदेश। वेस्ट में कौन सा है, तो गुजरात। नॉर्थ में कौन सा है, तो लद्दाख। नॉर्थ में लद्दाख पड़ता है और साउथ में तमिलनाडु पड़ता है। तो आप याद रखिएगा ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में गुजरात, नॉर्थ में लद्दाख और साउथ में तमिलनाडु। आप इस चार्ट को याद कर लिए। इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है सर, इसमें से क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको पूछा जाएगा कि समुद्र से बॉर्डर बनाने वाले स्टेट कौन कौन से हैं, इसमें पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि समुद्र से कितना स्टेट बॉर्डर बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आप इसको बढ़िया तरीके से नोट कीजिए। जो मतलब सी से कितने बॉर्डर बनाते हैं, तो 9 स्टेट बॉर्डर बनाते हैं। यानी समुद्री सी से कितना बॉर्डर, तो 9 स्टेट। तो 9 स्टेट कौन सी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ये टोटल मिला के 9 स्टेट हो गए। ईस्टर्न में पड़ता है बंगाल की खाड़ी, वेस्टर्न में पड़ता है अरब सागर और साउथ में पड़ता है हिंद महासागर। और हिंद महासागर का बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पार्ट है। और 9 स्टेट मतलब, और ईस्टर्न में कितना स्टेट समुद्र से बॉर्डर बनाते हैं, तो 4। वेस्टर्न में 5। देखिए इधर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये हो गए 5 स्टेट। और ईस्टर्न में ये 4 स्टेट, 4 हो गए। तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि ईस्टर्न में समुद्र से बॉर्डर बनाने वाले 4 स्टेट है। कौन कौन है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ईस्टर्न से गुजरात और गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर केरल। आप इस जगह केरल देख रहे होंगे। तो आपको इस तरीका से याद करके रखना होगा। अब बताते हैं कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत बाकी में 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ईस्टर्न में बंगाल है, वेस्टर्न में अरब सागर है और साउथ में हिंद महासागर। 3 ओर से घिरा हुआ भारत है। पूर्व में पश्चिम बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। अभी बताएं कि बंगाल की खाड़ी ईस्टर्न में, आप नोट कीजिएगा। इसी तरीके से आप मैप बना लीजिएगा और जैसे हम लिखा उसी तरीके से आप लिखते चलिएगा। तो आपका जो माइंडसेट है ना बेहतर तरीका से आपको याद हो जाएगा ना। तो आप क्वेश्चन जब देखने को एग्जाम में मिलेगा ना, तो बाकी में हमारा याद कीजिएगा कि हाँ सर ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन कराए थे और यही हमें याद था और पूरी तरीके से हम बना के आए हैं। आप भी इसी तरीका से याद करके जाइएगा। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चले जाइएगा और ऐसे उठा जाइएगा ना, तो कभी इधर तकिएगा कभी इधर तकिएगा। इसका कोई फर्क किसी को न बुझाने वाला, वो आपको फर्क पड़ेगा, आपके माँ बाप को फर्क पड़ेगा। इसलिए आपके माँ बाप को फर्क पड़ेगा क्योंकि आपका माँ बाप बहुत खून पसीने से कमाए हुए पैसे आपको दे रहा है, ताकि हमारा बेटा पढ़कर कुछ आगे बन सके, कुछ आगे चलकर कुछ अच्छा कर सके। लेकिन आप पूंजी कर रहे हैं कि आप बैठे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कंडीशन क्या हो रहा है ना कि आप अपने मगन में खोए हुए हैं। अभी तो आप 10th में हैं, लेकिन आने वाला समय आपको बहुत अचंभित कर सकता है। अचंभित कहने का मतलब, अगर अच्छे खासे पढ़े नहीं लिखे रहे हैं तो आने वाले बहुत ठोकरें खाना पड़ेगा आपको। अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको हर जगह कुछ होगा। आप इसी कंडीशन से बैठे ना रहें, पेन और कॉपी लिए रहें और लिखते चले। हम जो बोल रहे हैं वो डायरेक्ट जरूर मिलेगा देखने को। आप अगर मिलेगा तो आप आके इस वीडियो को देख के जरूर कमेंट कीजिएगा। नहीं मिलेगा ना तो डिसलाइक मारिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपका क्वेश्चन कोई नहीं लड़ा। आप ध्यान से इसको वीडियो को देखते रहिए। अब देखिए, अब पूरा भारत हमारा जो है कितना बॉर्डर बनाता है समुद्र से, तो याद रखिएगा 6100 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है। सबसे ज्यादा कौन बनाता है सर, तो गुजरात। सबसे ज्यादा जो बनाता है बॉर्डर गुजरात, 1200 किलोमीटर ये बॉर्डर बनाता है सबसे ज्यादा। ये सेकेंड में है आंध्र प्रदेश, ये 1100 किलोमीटर बनाता है।
और उसके बाद में सबसे छोटा कौन बनाता है सर? तो गोवा 100 किलोमीटर, ये सबसे छोटा बॉर्डर बनाता है। तो ये आप याद रखिएगा, समुद्र से सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाने वाला स्टेट कौन? तो गुजरात। और सेकंड में कौन? तो आंध्र प्रदेश। कितना? तो 1100 किलोमीटर। गुजरात कितना? तो 1200 किलोमीटर। सबसे कम बॉर्डर बनाने वाला स्टेट तो गोवा। गोवा कितना किलोमीटर? तो 100 किलोमीटर। इस तरीके से आप याद कीजिएगा ना, तो मतलब मजा भी आ रहा है और याद भी हो रहा है, और अपनी जिंदगी में सफल इसी तरीका से होते हैं इंसान। अगर यही छोटे छोटे वर्ड, यही बड़े अमाउंट लेके चले जाएगा कंपटीशन में, अगर आप अभी तैयारी कर लेते हैं तो आगे आपको आसान होने वाला है। उसके बाद में भारत के कुल 9 राज्य जो है समुद्री तट से लगे हुए हैं। बताया है कि भारत के कुल 9 राज्य हैं जो समुद्री तट से लगा हुआ है, 1214 किलोमीटर। तो आप बताएं सर कि ये 1200 किलोमीटर, तो अप्रॉक्स 1200 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट देखने को नहीं मिलेगा कि 1214 किलोमीटर। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1200 किलोमीटर एग्जैक्ट नहीं देता है, 12 एग्जैक्ट मतलब 1214 किलोमीटर है, लेकिन आपको 1200 किलोमीटर एवरेज में दे देता है। तो आप 1200 किलोमीटर टिक करके आइएगा। बोलेगा सर कि अगर 14 रहेगा 12 रहेगा तो किसको मारना है? तो 14 में मारना है, कह के एडजेक्ट दे चुका है। लेकिन एडजेक्ट आज तक कोई भी पेपर में नहीं दिया है, लेकिन अगर दिया तो आपको याद रखना है कि अगर पूरा दिया तो 1214, और 1200 रहेगा, 1100 रहेगा, 1300 रहेगा, तो आप 1200 टिक करके आएंगे। उसके बाद में है सबसे गोवा 101 किलोमीटर है। तो गोवा बोला हम 100 किलोमीटर, 101 किलोमीटर लगभग एवरेज नहीं देता है। एडजेक्ट अगर आप याद करना चाहें तो आप एडजेक्ट याद कर लीजिए कि गोवा 101 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है सबसे छोटा, और आंध्र प्रदेश 1100 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है। सबसे ज्यादा तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? केंद्र शासित प्रदेश किसको बोलेंगे सर? केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं कि इस जगह पे बंगाली खाड़ी, अंडमान निकोबार है, और इस जगह पे लक्षद्वीप मौजूद है जो 36 आइलैंड से बना हुआ है। यहाँ तक इस जगह पे अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है। 1962 कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि भारत चीन वार हुआ था, आप उस तरीका से भी याद रख सकते हैं कि भारत और चीन वार कब हुआ था, युद्ध कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। उस वक्त हमारा भारत हार गया था, लेकिन उस वक्त स्थिति कुछ और थी, अब स्थिति कुछ और है। भारत के तट, मैदान और घाट, भारत के तट, मैदान और घाट, जो टेरिटोरियल सी, तट मतलब टेरिटोरियल सी, घाट मतलब ये पहाड़ों के ढलान को घाट कहा जाता है। लिखिएगा आप, भारत के तट, मैदान और घाट, पूर्वी तट की पश्चिमी पूर्वी श्रृंखला को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहते हैं। देखिए पश्चिमी घाट उतना इसको मत देखिए, इसको लिखिए जरूर, लेकिन इसको मत देखिए। मैप से अगर याद कीजिएगा तो लंबे समय तक आपको याद रखिएगा। देखिए नीलगिरी माउंटेन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये दोनों मिलती है कहाँ? नीलगिरी माउंटेन पर मिलती है। ये दोनों इसी जगह पर मौजूद होती है, और ये दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, ये नीलगिरी पहाड़ी पर, मतलब अगर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है उसे नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है। और पूर्वी घाट के पहाड़ी को कहा जाता है महेंद्रगिरी पर्वत, और पश्चिमी घाट के पहाड़ी को सह्याद्री पर्वत, यानी ईस्टर्न में महेंद्रगिरी पर्वत और वेस्टर्न में सह्याद्री पर्वत। आप इस तरीका से याद रखेंगे, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस तरीका से आप बढ़िया तरीका से आपको लोड भी किया है, मतलब इसको पूरी तरीका से नोट्स तरह तैयार किया। आप इस तरीका से नोट्स बना ले, ऐसा नहीं कि बहुत सारा है, बहुत देर तक वीडियो बनेगा, बहुत कम ही वीडियो, 20 से 20 मिनट के अंदर में ये वीडियो खत्म हो जाएगा। नोट में यह घाट पठारों की ढलानी होते हैं। देखिए पठार है तो ये ढलानी में होगा, जब भी होगा पठार तो उसको कहते हैं ढलान। नोट में इस जगह पे हम लिख दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है। अब बताइए, जिस स्थान पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जिसका सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। इसका मतलब है इसका सर्वोच्च चोटी जो ये पीक है, इसका नाम डोडा बेटा कहा जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा ताकि हम पढ़ाते चलते हैं। आप अगर लिख रहे होंगे तो ठीक है, नहीं लिख रहे होंगे तो आप इसको पढ़ते हुए आगे बढ़िएगा। ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। जो नीलगिरी पहाड़ी है ये पहाड़ियों के रानी के भी नाम से जाना जाता है, और नाम से जाना जाता है। इसी पहाड़ी को ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थान है, ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। जैसे देखते हैं
कोई जगह प्रसिद्ध होता है उसी को मतलब कुछ नाम से जाने जाते हैं। आप सीधे देखिएगा कि सबसे ऊंचा है माउंटेन यूटी, बस सबसे ऊंचा माउंटेन है और उस जगह पे फेमस स्थान कौन सा है? यूटी। यूटी स्थान है, ऊंचा भी है, ऊटी भी मिल रहा है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब चलते इसको बताते हैं ये सब जो दिया हुआ सर कि दमन और गुजरात के बीच में जो बॉर्डर बना रहा है इसको कैसे कहेंगे? देखिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आप 10th में हैं तो आप इसको जरूर नोट कीजिएगा, इस तरीका से पूरी तरीका से नोट कर लीजिएगा ना तो बहुत आसान होने वाला। आगे आप एग्जाम में जब बैठेगा ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा तो आप लगेगा कि हाँ बढ़िया से पढ़ा रहे थे। तो अब देखिएगा गुजरात और दमन के बीच में कौन सी पहाड़ियां? कठियावाड़ी यानी कठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। बोलेगा ना क्वेश्चन गुजरात है तो कठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है, और दमन और गोवा के बीच में कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, और गोवा कर्नाटक के बीच में केंद्रा तट के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक और केरल के बीच में मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कोरोमंडल। ये जरूर याद कर रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का डेल्टा क्षेत्र जिसको कहा जाता है, और ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। और इसी तरीका से आप याद भी कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार रहे हैं। आप 10 मिनट ये वीडियो को 1 मिनट 2 बार देखिए, उसके बाद में आप कोशिश कीजिए कि ईस्टर्न में कौन वेस्टर्न में कौन, इस तरीका से माइंड में घुमाइए। अगर ऐसे याद हो गया तो आप मैं कभी नहीं भूलने वाले। जैसे आप देखिए अब क्वेश्चन आएगा कि भारत चेन्नई तट स्थित समुद्री तल सी लेवल को बेस माना जाता है। जैसे कि बोलेगा ना कि सर बताइए कि हमारा जो कोई भी स्टेट है समुद्री लेवल से कितना हाइट पर पड़ता है, तो आप देखिएगा ना कि कहां से नापा जाएगा, तो नापा जाएगा चेन्नई तट से। इस जगह पे चेन्नई मौजूद है। देखिए भारत एक पूरा वर्ल्ड का मैप है, तो बोला था कि भारत को 2 पार्ट में बांटा गया है, और ये नॉर्थ ईस्ट में भारत पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पार्ट पड़ता है, तो ये चेन्नई के तट से नापा जाता है। देखिए लिखा हुआ है समुद्री तल सी लेवल, यानी जो सी लेवल है यानी समुद्री सी है उस लेवल से गुजरात की कितनी हाइट है, या फिर जम्मू कश्मीर की कितना हाइट है, या फिर बिहार की कितना हाइट है, मध्य प्रदेश की कितना हाइट है, कौन सा समुद्री तल से कितना, ये नापता कौन है? लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाप के बताता है कि इस जगह पे समुद्री हाइट से कितना हाइट पे ये मौजूद है। जैसे सी लेवल, आप इसको ध्यान रखिएगा कि बोल इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या याद है, इसमें कौन सी याद रखना है सर? इसमें सीधे डायरेक्ट याद रखना है कि सी लेवल से भारत की स्थिति कहां से, तो आप इसको याद कीजिएगा कि समुद्री तल से कौन स्टेट कितने हाइट पर मौजूद है, तो ये चेन्नई तट से ही नापा जाता है। ये समुद्री लेवल से ये इतने हाइट पर है, ये इतने हाइट पर है, ये इतने हाइट पर है। तो सर समुद्री तट से यानी चेन्नई से क्यों लिया गया? लेकिन एक जगह ढूंढा जा रहा था कि अगर हम मतलब समुद्र तट से ऊंचाई बताएं तो कैसे बता सकते हैं, तो सबसे बेस्ट लगा चेन्नई तट, ऐसी तट को चुन लिया गया। ऐसी तट से पूरी समुद्र की हाइट पता चलती है, कौन स्टेट कितने हाइट पे समुद्री सी से कितने हाइट पर मौजूद है। सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन इससे बनता है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप इसी तरीका से भारत बनाइए और टेरिटोरियल सी लिखिए, और इस तरीका से बनाइए कि कितना जोन में हम खेल सकते हैं, समुद्र में रिसर्च कर सकते हैं, केंद्रीय जोन में साफ सफाई समुद्र की कर सकते हैं, कितने जोन में हम अपना जहाज, अगर कोई जहाज गुजरता है तो उस पर हम कैसे टैक्स वसूल सकते हैं, यानी ये जो समुद्री सी है कितना में टैक्स वसूलना है, कितने में रिसर्च करना है, कितने में हमको ड्रिल कर करके तेल वगैरह निकालना है, तो कितना में हम कितना मील के अंदर में कर सकते हैं। देखिए प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी इंग्लिश में टेरिटोरियल सी कहा जाता है। इसका मतलब क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। इसे मतलब जो ये 12 मील के दूर में है ना, इस जगह पे भारत अपना जो भी रिसर्च कर सकता है, यहाँ तेल निकाल सकता है, कुछ भी निकाल सकता है। 12 मील करने का मतलब है कि 1.8 किलोमीटर। इसका मतलब है कि 12 मील के बाद मतलब 1.8 किलोमीटर होता है। अच्छा वो 24 समुद्री मील कौन सी होता है सर? समीप स्थल मंडल यानी कॉन्टिन्यूअस जोन। इसका मतलब है कि भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई सीमा शुल्क के लेकर वित्तीय अधिकार है, यानी अगर भारत किसी पर कर यानी टैक्स लगाता है तो इस जगह से कहीं भी अगर पार हो रहा है समुद्री
24 समुद्री मील से, तो उस जगह पे कोई भी जहाज दूसरे देश का जाएगा तो भारत उस पर टैक्स लगाएगा। टैक्स लगा के बताएगा कि आपका इस जगह पे पार करने के बजाय हम जितना पैसा वसूल सकते हैं उनको देने का अधिकार है। ये यूएनओ में मेंशन है। फिर अनन्य आर्थिक अधिकार कौन सी है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक परीक्षण द्वीपों के निर्माण के अधिकार है। इसका मतलब है कि सब 200 समुद्री मील के अंदर हम माना कि कोई आइलैंड बनाना चाहते हैं ना, तो हम आइलैंड बना सकते हैं। इस जगह पे आप चाहें तो कहीं भी आप चाहें कि आप इस जगह पे हमको लैंड बनाना है तो कोई भी लैंड बनाया जा सकता है सर। हाँ, क्योंकि बहुत बड़े पहाड़ों को तोड़कर अब इस जगह पे हम चाहें कि हम इस जगह पे द्वीपों का निर्माण कर ले, लैंडों का निर्माण कर ले, तो कर सकते हैं हम। क्यों कर सकते हैं? कहा है कि ये इंटरनेशनल कोड कहता है कि आपका ये मतलब आपका ये अधिकार होता है, आपके इकोनॉमिक जोन में आता है। कैसे लिख रहा है? वैज्ञानिक परीक्षण द्वीपों, यानी अगर वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन माइंस है, माइंस कहने का मतलब है कौन सा खनिज मौजूद है, यानी कोल निकल सकता है, सोना निकल सकता है, चांदी निकल सकता है, तेल निकल सकता है, पेट्रोलियम निकल सकता है, गैस निकल सकता है, ये सब सभी निकल सकता है। तो इस कंडीशन से हम रिसर्च कर सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कोड ही करता है इस कारण से। तो आप इस बढ़िया तरीका से आप इसको बढ़िया तरीके से डिनोट करेंगे और स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट करेंगे। अब कुछ आपको ऑब्जेक्टिव अगर पूरी तरीके से ध्यान में रखे होंगे तो आप 24 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, आप इसमें से कितना मार सकते हैं ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि सर हम इतना ऑब्जेक्टिव में इतना ऑब्जेक्टिव टिक सही किया है। जैसे में भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं, टेरिटोरियल सी से लगे हुए हैं? इसका मतलब है कि बताया था कि 9 स्टेट ऐसे तट रेखा से लगे हुए हैं, यानी इंग्लिश में टेरिटोरियल सी कहा जाता है, हिंदी में तट रेखा कहा जाता है। कितने स्टेट तट रेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य 9 स्टेट तट रेखा से लगे हुए हैं। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितना है? तो 7500 किलोमीटर बताया था कि 6100 किलोमीटर बताया था कि सिर्फ ये लैंड वाला लगा हुआ है 6100 किलोमीटर ये वाला, और जब अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को सबको ऐड कर लेंगे ना तो 7500 किलोमीटर हो जाता है। और भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? बताया था कि सबसे ज्यादा गुजरात का है, सबसे कम गोवा का है, सेकंड में सबसे ज्यादा किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर गुजरात होगा। तो आप इसका आंसर सी होगा। आप इसको बढ़िया तरीके से याद करेंगे कि समुद्री तट से सबसे ज्यादा कौन सा बॉर्डर बनाता है? तो सबसे ज्यादा गुजरात बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? बताया था कि चेन्नई तट से जब नापने का मतलब प्रोसेस किया गया था, नाप कहां से नापा जाए समुद्री सी से, तो चेन्नई को चुना गया था और चेन्नई से ही हमारा समुद्र की ऊंचाई पता चलता है कि बाहर कौन सा स्टेट समुद्र से कितना लेवल पर मौजूद है, कितना किलोमीटर ऊंचाई पर मौजूद है। अब बता रहा है कि अपरदन होता है, तो सवाल अपरदन तट किसको कहते हैं? जो लहरों से, इसका मतलब है जो लहर पानी जो हल्का मारता है और वापस आता है अपनी मिट्टी को मतलब जब हल्का मारता है तो उस कंडीशन से मिट्टी को आकर्षित करता है, यानी अगर घास वगैरह पेड़ वगैरह ना रहे ना तो मिट्टी को फुला करके अपनी ओर आकर्षित करते जाता है। इस तरीके से तटीय अपरदन। अब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट के नाम से जाना जाता है कोरोमंडल तट के। बताया था कि सब नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए आरआईएस में पूछा गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ है, ये सब क्वेश्चन अच्छा है तो 10th का, लेकिन लेवल तो यही है ना। भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। बताया था कि सबसे समुद्री तटीय सीमा गोवा की सबसे छोटी है। समुद्री सीमा 101 किलोमीटर ये मौजूद है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्ण डेल्टा एवं कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है? इसका मतलब है कि कोरोमंडल तट कैप कोमोरिन और डेल्टा क्षेत्र के मध्य में आता है। निम्नलिखित में से किसे कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो कैप कोमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की प्रसिद्ध प्रादेशिक जल सीमा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है?
इसका मतलब है कि इक्वेटोरियल से कितना समुद्री मील की दूरी तक मौजूद है, तो 12 मील की, मतलब जो बोला था कि सबसे अगर समुद्री तट अगर इतना इससे इतना एरिया हमारे इस अधिकार में आता है, इतना से इतना एरिया इस अधिकार में आता है, वही बता रहा था कितना मील के अंतर है। तो पहले यहाँ याद रखें टेरिटोरियल वाटर से 12 मील के तट में समुद्री तट की कितनी समुद्री मील की दूरी तक है, तो हमारा 12 मील की दूरी तक है, जिसे 1.8 किलोमीटर कहेंगे। भारत के संलग्न क्षेत्र कंटोनियल जोन कितना है, तो कंटोनियल जोन इसका मतलब है 24 मील के बारे में। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है, तो तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि क्वेश्चन नंबर 13 वो निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी को नहीं है, कोरोमंडल तट पश्चिमी का नहीं भाग है, ये ईस्टर्न का भाग यानी पूर्वी का भाग है, ये पूर्वी का भाग है। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा कि कौन पश्चिमी का भाग नहीं है, तो कोरोमंडल पश्चिमी का भाग नहीं है, पूर्वी का भाग है। भारत के पूर्वी और समुद्री तट, पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। कोकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है। इसका मतलब है कोकण तट कहां से कहां तक बताया था, हम बताया था कोकण तट पूर्वी तटीय मैदान के एक अन्य नाम है, पूर्वी तट कोरोमंडल तटीय मैदान कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट है, पठारों के ढलान को पश्चिमी घाट बता बताया था कि ढलान है, इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। कोई बार क्वेश्चन किया है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, कुछ बोल रहा है पश्चिमी तटीय मैदान और उत्तरी भाग के किस अन्य नाम से। पश्चिमी जैसे ही बोलेगा ना तो आप समझ जाएगा कि कोकण पूछ रहा है, आप जैसे ही दिमाग लगाइए कोकण आप टिक आउट। क्वेश्चन नंबर 19 पूछे मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ उपस्थित है। मन्नार की खाड़ी बताया था कि मन्नार की खाड़ी केरल के तट पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है। इसका कोरोमंडल समुद्री तट के किस राज्य में उपस्थित है, कोरोमंडल तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन बहुत खुशी से आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान के नदियों को किसका निर्माण करती है, कि एस्चुरी का निर्माण करती है। आप यहाँ ध्यान रखिएगा जैसे कि ये भारत है, ईस्टर्न और वेस्टर्न, अगर ईस्टर्न वाला सब डेल्टा का निर्माण करता है और वेस्टर्न सब नदियां एस्चुरी का निर्माण, एस्चुरी का मतलब डेल्टा नहीं बनाता, उसी एस्चुरी कहा जाता है। तो आप इसमें ज्वारनद यानी एस्चुरी का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूर्वी तटीय मैदान के नदियां किसका निर्माण करती है। पूर्वी तटीय बताया था कि डेल्टा का निर्माण करती है, तो पूर्वी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी तट की पर उपस्थित पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है, वो सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी सह्याद्री और पूर्वी महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। पूर्वी तट को महेंद्रगिरी कहा जाता है और पश्चिमी तट को सह्याद्री कहा जाता है। तो आज का एपिसोड यहीं तक रहता है। अगर ये वीडियो देखने में अच्छा हेल्पफुल लग रहा है और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी एजुकेशन प्राप्त हो रहा है, आप पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप जरूर मानिएगा कि आने वाला समय में आप बेहतर कर रहे हैं। यानी आप बेहतर करने का कारण है कि आप मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत अगर कर रहे हैं तो आने वाला जिंदगी में आप जरूर सफल होंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर मेरा वीडियो देख रहे हो और वीडियो से कुछ भी हासिल हो रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप ही के मोटिवेशन से, आपके सब्सक्राइब लाइक से हमारा मोटिवेशन हाई होता है और हम वीडियो बनाने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो बनाना कर्तव्य है। यानी हम जो इस एजुकेशन ग्रहण किया है और एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिएगा कि आने वाला समय में आप भी किसी को एजुकेशन दे सकते हैं, आप एक अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। तो हमारा वीडियो अगर पूरी तरीके से हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।